Hello everyone, myself Indresh Kumar Singh. I am faculty of BVD Engineering College, Lucknow. Okay, so today we start a very interesting topic related to mechanics. It is a solid mechanics. So in this subject, introduction to solid mechanics, here we start unit 3. Okay, so in unit 3 there is a bending stresses, the topic 1 in AKDU syllabus. Okay, let me introduce other thing. First of all, introduce to introduction to solid mechanics और इस सब्जेक्ट का कोड है KCE 402. ठीक है, दिस इज द मॉड्यूल 3 लेक्चर नंबर 1. ठीक है, तो यूनिट 3 का ये लेक्चर नंबर 1 है. स्टार्ट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस. ओके, सो इन दिस यूनिट वी स्टडी अबाउट द बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सुरल इक्वेशन, बेंडिंग नोन एज फ्लेक्सुरल इक्वेशन आल्सो, स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, सेक्शन मॉडुलस पढ़ेंगे एंड बीम, डिजाइनिंग ऑफ द बीम, उसका भी इंट्रोडक्शन इस यूनिट में रहेगा आपका. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस. तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है ये चीज़ आपको जाननी होगी, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है. तो यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन में बेंडिंग स्ट्रेसेस आप समझिए कि जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी जब बेंडिंग किसी बीम पर अप्लाई होती है. ठीक है, तो व्हेन अ बीम इज लोडेड विद एक्सटर्नल लोड, all the section of beam will experience bending moment and shear forces. The shear forces and bending moment at various section of the beam can be evaluated as discussed in the earlier chapters. In this chapter, the bending and bending stresses distribution across a section will be dealt with. Some practical application of bending stresses shall also be dealt with. These are moment carrying capacity of the section, evaluation of the extreme normal stress due to the bending, design of beam for bending, evaluation of the load carrying capacity of the beam. तो जैसे कि बता रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, कोई भी यहाँ पर आपकी अगर बीम है, ओके, तो बीम कोई भी है आपकी, तो देखिए बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी कि हमने जैसा बताया कि यहाँ पर कोई भी बीम अगर है लोडेड द एक्सटर्नल लोड, ये आपकी बीम हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम. अगर मैं कह दूं आपसे दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और अगर इस बीम पर कोई भी लोड आ रहा है, ठीक है, तो अब इस बीम को हमें समझना है कि कैसे ये बीम है हमारी, इसमें कहाँ पे बेंडिंग फोर्स होंगे, कहाँ पे इसमें बेंडिंग मूवमेंट होगा, शियर फोर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है. लिखा है मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन. अगर ये बीम है तो बीम में किसी भी बीम पे किसी भी सेक्शन पे, जैसे अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँ तो ये आपकी एक बीम दिख रही है. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर दें इस बीम को, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया. अब अगर ये देखिए इस तरीके से बीम आपकी होती है, तो आपको पता है कि इस बीम में क्या होगा कि ये किसी मटेरियल की बीम बनी होगी. ठीक है, उस मटेरियल के बारे में नहीं हमें पढ़ना है. हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं कि अगर इस बीम पर कोई लोड आ रहा है ऊपर से, ठीक है, अब इस लोड का इस बीम पर क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अभी इस यूनिट में किस पे फोकस करना है कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या होता है और उसको कैसे ये गेन करेगी, कैसे बीम इसको डील करेगी. ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ना है. डिजाइन ऑफ बीम पढ़ लेंगे फॉर बेंडिंग, मतलब अगर जैसे हम बेंडिंग फोर्स पता चल गया, इस लोड के कारण शियर फोर्स पता चल गया, स्ट्रेसेस पता चल गई, तो फिर हम जान जाएंगे कि अब हमें क्या करना है, बीम को कैसे डिजाइन करना है. ठीक है, तो शियर फोर्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शियर फोर्स को हम जब जीरो रखेंगे तो हमें प्योर बेंडिंग मिल जाएगी. मतलब आप समझिए कि ये कोई बीम है और अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, ओके, तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर आप ध्यान से समझिए, कोई भी बीम है, उस बीम पे लोडिंग आई है, अब उस बीम में अगर हम उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, तो जिस पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो होगा, ठीक है, वहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्योर बेंडिंग. ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. मतलब ये हुआ जहाँ कांस्टेंट बेंडिंग हो जाए,
जितने भी सेक्शन पे, ऐसा नहीं पूरी बीम पे हो, तो जिस सेक्शन पे अगर आपका बीम पे लोड अप्लाई हो रहा है और बेंडिंग अगर कांस्टेंट है जितने भी सेक्शन के लिए, मान लीजिए यहाँ से हमने कट किया सेक्शन इतना, अब इस सेक्शन के लीजिए आपका क्या है, बेंडिंग कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे वो प्योर बेंडिंग। क्यों प्योर बेंडिंग हो गई? क्योंकि दो चीज़ें हैं आपकी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स 0 हो गया तो क्या बचा फिर? बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा वो मैं अभी आगे स्लाइड में डिस्कस करूंगा प्योर बेंडिंग के बारे में। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस, अब देखिए समझ में आ गई बात आपके कि कोई बीम है उसके ऊपर अगर लोड हम लगाएंगे तो कुछ स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी, उसके बारे में जानना है इस लेक्चर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कैसे कैसे हो सकता है कि द मेजर स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होती हैं ड्यू टू द बेंडिंग और नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो या तो टेंशन में होंगे या कंप्रेशन में होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझिए कि यहाँ पर जैसे ये दो डायग्राम आपके बने हुए हैं, तो दोनों डायग्राम में ओरिजिनल बीम नहीं बनी। जो बीम मैंने अभी पीछे बनाई थी मैं एक बार फिर यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए कि मान लीजिए ये आपकी बीम है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, अब अगर इस पे लोड आपने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपने लोड अप्लाई किया तो बीम में देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी और इस पे ये लोड अप्लाई किया गया। ठीक है, आसान। जब लोड अप्लाई हुआ तो ये जो बीम थी ये बीम में कुछ डिफ्लेक्शन आया। अगर वो डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, इस शेप में, क्योंकि ये यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा तो यहीं से सेक करेगा, तो ये बीम जब डिफ्लेक्ट हुई है तो आप समझिए एक इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक देखिए सेंटर से लाइन जा रही है, इस सेंटर की लाइन के ऊपर के जितने भी फाइबर्स होंगे वो सारे किस में होंगे? कंप्रेशन में। ध्यान से समझिएगा बात को, ये सारे क्या होंगे? कंप्रेशन में। और इसके नीचे के जो पार्ट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? टेंशन में। ठीक है, मतलब एक बीम है उस पर लोड अप्लाई करेंगे, कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होगा, कुछ वो सैगिंग में आएगी, तो जो उसमें इनिशियली सैगिंग होगी फिर हम उसके बाद देखेंगे कि जो अप वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? कंप्रेशन में होगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा वो टेंशन में होगा। अब बात आई अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात, कहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी बीम है तो क्रॉस सेक्शन कहाँ से हम बात करेंगे? ओके, तो ये बात करेंगे आप न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी एक्सिस, एक ऐसी फाइबर, एक ऐसा प्लेन मिलेगा किसी बीम में जहाँ पर क्या होगा कि जो ये कंप्रेशन और टेंशन है ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो वहाँ पे जीरो होगी स्ट्रेस। ठीक है, तो वो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी, और वो कहाँ से? सेंटर से पास होगी। अभी इतना समझ लीजिए, तो अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। देखिए आप यहाँ पर एग्जांपल से कि यहाँ पर बीम हमें दिख रहा है कि ऊपर जब मटेरियल अगर ऐसे बीम है और अगर सेंटर पे लोड अप्लाई किया तो बीम कुछ इस तरीके से हुई, तो अब क्या होगा? ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब और कंप्रेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पर आपका कंप्रेशन स्ट्रेस होगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो न्यूट्रल एक्सिस है सेंटर में, उसके नीचे में क्या होगी? उसमें क्या होगा? टेंशन स्ट्रेसेस होगी। ठीक है, ये सिंपल हो गई सिंपली सपोर्टेड में। अब बात ये आ सकती है कि सर ये तो बता दिया आप कि ठीक है कोई बीम है, लोड लगा उस पर, तो कंप्रेशन उसके ऊपर वाले फाइबर में जो उसके सेंटर से एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगी उसके ऊपर तो कंप्रेशन स्ट्रेस हो गई, और उसके नीचे में क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी जब सेंटर पे लोड लग रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सैगिंग हो रही है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि अपवर्ड फाइबर में, मतलब जो बीम है उसके क्रॉस सेक्शन के अपवर्ड फाइबर में टेंशन हो और डाउनवर्ड में कंप्रेशन? ऐसा भी केस हो सकता है। यस, ऐसा भी केस हो सकता है। तो ऐसा केस कब होगा बताइए? तो ऐसा केस अब होगा, ये कैंटिलीवर कोई बीम है हमारी, ये बीम आपको बना दे रहे हैं, कैंटिलीवर बीम है, और अगर इस पे लोडिंग यहाँ पे फ्री एंड पे है, ठीक है, अब अगर यहाँ पर होगी तो ये किस तरह डाउन डायरेक्शन में जाएगी बेंड होके? तो ये देखिए आपकी कुछ इस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बेंड होगी। अब इस शेप में आप ध्यान से देखिए तो आपके खुद समझ में आ रहा होगा कि जो ये सेंटर से लाइन ड्रॉ की गई डैश डैश, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी उसके, और इसके नीचे वाले जितने भी फाइबर होंगे जो भी, वो सब क्या होंगे? कंप्रेशन में होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कंप्रेस हो रहे होंगे तो कंप्रेशन में होंगे, और इसके अपर डायरेक्शन में जो ऊपर वाले होंगे न्यूट्रल एक्सिस के क्या होंगे? टेंशन में होंगे। ठीक है, तो वहां पे बीम पे टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे कंप्रेशन स्ट्रेस होगी, ऊपर टेंशन स्ट्रेस। और जब हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर सैगिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन स्ट्रेस होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन स्ट्रेस होगी। ठीक है, ये वो बात हो गई लोडिंग की, कि अगर कोई आपसे बात करे कि क्या कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर बीम है, जो बीम है, ठीक है, बीम सब पढ़ चुके हो, तो बीम पे अगर लोड अप्लाई करते तो कुछ ना कुछ उसमें डिफ्लेक्शन या कुछ सैगिंग होगी,
तो हॉगिंग होगी, तो सैगिंग होगी, कुछ भी हो रही। तो अब ये देखना है कि हमारे बीम पर कहाँ पे स्ट्रेस कौन सी है, टेंशन है या कंप्रेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपका टेंशन हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन हो। ठीक है, बोथ केसेस आर डिस्कस हियर। तो अब दोनों केस के लिए क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन कब होता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, और अगर कैंटिलीवर बीम है तब अपवर्ड में क्या होगा, टेंशन होगा। ठीक है, ये दो चीजें स्ट्रेस होंगी। अब बात आती है हमारी सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। ठीक है, जो हम अभी आपको बता रहे थे। तो आप ये बात समझ में आ गई आप लोगों के कि बेंडिंग कहाँ से आएगी, इस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो हमें देखना है स्ट्रेसेस के बारे में, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। तो कोई भी बीम है उस पर लोड अप्लाई होगा, सपोर्ट होंगे, और उसके कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं वही चीज़ें जाननी है आपको। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग क्या होती है, चाहे उसको सिंपल बेंडिंग बोलिए या प्योर बेंडिंग बोलिए। अब प्योर की बात सिंपल से आप समझते हो कि प्योर मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसके साथ दूसरी चीज़ ना हो और वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ बीम पे है। हेयर वी टेक अ कांस्टेंट मूवमेंट एट आइदर एनी सेक्शन, कहीं पर भी कोई बीम है, मान लीजिए ये वाली सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम है, ठीक है, वही अभी सिंपली से बोले, और इक्वल डिस्टेंस इतना, यहाँ पर एक P1 लोड लग रहा है और इस डायरेक्शन से P2 लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस सेम है आपकी। ठीक है, अब अगर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएं और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ से 0 रहेगा। ठीक है, और अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो ये और दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ये देखिए, अब क्या है, ये कोई बीम है। अब इस बीम का अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, इस पार्ट पे देखिए, यहां से लेकर यहां तक देखो ध्यान से, क्या है, हमारी बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। और अगर हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करें तो हमारा क्या होगा, यहां पर शियर फोर्स 0 है इस सेक्शन पे। ठीक है, तो इतने सेक्शन में अगर हमारा 0 है तो आप समझिए कि यहां से लेकर बीम यहां तक किसमें है, प्योर बेंडिंग में है, या सिंपल बेंडिंग कह सकते हो। क्यों, क्योंकि शियर फोर्स यहाँ पर 0 है, और शियर फोर्स जब 0 होगा और यहाँ तब बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग कांस्टेंट होगी। अब बात इसको मैथमेटिकली समझिए, तो डायग्राम से हमने बता दिया, मैथमेटिकली समझिए कि शियर फोर्स क्या होता है। ओके, तो हमको पता है अगर बेंडिंग मोमेंट m से डिनोट करें और कोई भी एक्सियल डायरेक्शन में है तो dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स। ठीक है, ये इक्वेशन पता है, तो dm/dx इक्वल टू फोर्स, और फोर्स क्या है यहाँ पर, शियर फोर्स, दिस इज द इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए, ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी यही बता रही है कि अगर शियर फोर्स 0 है जिस पोर्शन में बीम के कहीं भी, ठीक है, तो वहां पर मूवमेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और वो यहाँ डायग्राम में दिखाया भी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, सॉल्व करके तब वैल्यू सब मिलेंगी, तब समझिए उसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग। तो बीम का कोई भी पोर्शन जहां पर शियर फोर्स 0 होगा, मूवमेंट कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपको लिखा भी है यहाँ पे कि अ बीम और अ पार्ट ऑफ इट सेट टू बी अ स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग व्हेन इट्स बेंड अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट विदाउट एनी शियर फोर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, अ बीम कोई पूरी बीम हो सकती है या उसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरी बीम हमेशा प्योर बेंडिंग में रहेगी, कुछ पार्ट भी हो सकता है उसका, पूरी बीम नहीं हो सकती। जैसे ये वाली बीम बनाई तो इसमें इधर वाला पार्ट नहीं है प्योर बेंडिंग में, इधर वाला पार्ट नो, केवल पी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है हमारा, प्योर बेंडिंग में है। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग ये हो गई, यही लिखा है, बीम अ पार्ट ऑफ इट्स सेट टू बी अ स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग व्हेन इट्स बेंड अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट विदाउट एनी शियर फोर्स। ठीक है, अल्टरनेटिवली आप समझ सकते हो कि अ पोर्शन ऑफ बीम इज सेट टू बी स्टेट ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग व्हेन द शियर फोर्स ओवर दैट पोर्शन इज 0। ये पॉइंट याद रखना है कि शियर फोर्स, कई बार बता चुके, जहां पर शियर फोर्स 0 होगा तो वहां पर क्या होगा, प्योर बेंडिंग होगी। ठीक है, उसको सिंपल बेंडिंग भी बोलते हैं। इन द केस देयर इज नो चेंज ऑफ शियर फोर्स इन द बीम, what the stresses that will propagate in the beam as a result will known as the normal stresses। ठीक है, बात ये कह सकते हो, तो stresses जो होगी वो तो उनको normal stress बोलेंगे। However in practices when a beam is subjected a transverse load
द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज अकम्पेनिड बाय द शियर फोर्स। ऐसा होता है। बट इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द शियर फोर्स इज जीरो व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। जो आप फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े हो, सेकेंड में मैकेनिक्स में भी पढ़े हो कि जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बात ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। Therefore, the condition of pure bending or simple bending is deemed to be satisfied at that section। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होगा, शियर फोर्स जीरो होगा, उसको भी हम लोग प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ गई कि प्योर बेंडिंग क्या होगी और सिंपल बेंडिंग को कहते किसको हैं, ठीक है, कोई बीम में। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो पहला टॉपिक आपको बताए हैं यहाँ पर कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होंगी, बेंडिंग क्या होती है बीम पर, और प्योर बेंडिंग सिंपल बेंडिंग क्या होती है, दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस बीम के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ हैं प्योर बेंडिंग के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हाँ ये जान लीजिए आप लोग कि प्योर बेंडिंग में, ओके। लेट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कि बेंडिंग ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ड्यू टू द एंड कपलिंग यूनिफॉर्म प्योर बेंडिंग मीन्स, अगर मैं इस डायग्राम को देखें ध्यान से, सिंपली सपोर्टेड एक बीम है और इसके दोनों एंड पर पॉइंट ए और बी दोनों एंड पे क्या है हमारे मूवमेंट कपल, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई यहाँ पे भी लोड नहीं लगाए हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनेगा, पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर बेंडिंग में है। ये बीम एक कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन अगर कभी मिल जाए कि जहाँ पे केवल और केवल एंड पे कपल बेंडिंग सपोर्ट जो होंगे आपके वहाँ पे एंड कपल्स, ठीक है, यूनिफॉर्म बेंडिंग जो प्योर बेंडिंग होगी वहाँ यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर में आपको सिविल इंजीनियरिंग में कहीं पर भी दिया हो क्वेश्चन, अगर वहाँ पे केवल बेंडिंग मोमेंट ही अप्लाई हुए हैं बीम पे, तो आप कह सकते हो कि वो प्योर बेंडिंग की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है बेंडिंग ऑफ कैंटिलीवर बीम विद एंड्स मूवमेंट, मतलब यहाँ पर देखिए ये कोई बीम दी गई है, यहाँ पर अगर मूवमेंट हमारा कोई एक है, ठीक है, तो फिर इसको भी कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू मूवमेंट एट्स एंड, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, तो आप कह सकते हो कि ये प्योर बेंडिंग में है, ओके। अभी इस एग्जाम्पल को देखिए तीसरा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई लोड अप्लाई किए, दो केस मैंने बताया, बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा था, केवल जनरेट हो रहा एंड पे, ओके। तो क्वेश्चन आता है क्या सर लोड अगर अप्लाई करेंगे तब भी कभी प्योर बेंडिंग में हो सकती है क्या बीम? जरूर हो सकती है, ओके, ऑफ कोर्स। तो बात यह आई कि बीम पूरी बीम सर होगी या कुछ पार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। वो कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पूरी बीम भी किसी भी कंडीशन में बना सकते हो, तो उसमें वहाँ प्योर बेंडिंग हो सकती है, कुछ पार्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला दिया, अभी बता रहे थे कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, P1 P2 इस पर लोड अप्लाई हुए दो, और ये दोनों ध्यान से याद रखिएगा ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक बन रही है, तो अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये शियर फोर्स डायग्राम आपका बन गया है, ठीक है। ये शियर फोर्स डायग्राम है, कैसे बनते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आगे और जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बता देंगे कि बना कैसे, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो फिर आप समझिए कि आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनाए हैं, तो अब हमारा जो फोकस है प्योर बेंडिंग पे, तो बीम का वो पोर्शन जहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो, यहाँ पर आप देखिए कहाँ से शियर फोर्स जीरो है, इस पॉइंट से लेकर इतने तक शियर फोर्स जीरो है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि बीम जो होगी इस पॉइंट तक, यहाँ तक जो भी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका प्योर बेंडिंग में होगी बीम, ठीक है। और प्योर बेंडिंग में होगी तो यहाँ पर बेंडिंग डायग्राम बनाओगे, वो कांस्टेंट लाइन जाएगी, ये जा रही है, ठीक है, जो येलो कलर से दिख रहा होगा। और इसी की मैथमेटिकल इक्वेशन आपने अभी देखी है, dm/dx इक्वल टू फोर्स होता है, और फोर्स अगर जीरो है तो हमारा इंटीग्रेशन करने पर m इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो डायग्राम कांस्टेंट आपको दिख रहा है, समझ गए होंगे। आई होप कि आपके सिंपल बेंडिंग समझ में आ गई, ठीक है। तो इस यूनिट में आप जो पढ़ रहे हो, हम जान गए हैं कि जब कभी भी कोई बीम होगी उस पर लोड जब अप्लाई होंगे तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितने होंगे, शियर फोर्स जीरो कहाँ पे होगा, उसके कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी से रिलेटेड हमको पढ़ना है कि ठीक है सर, तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर प्योर बेंडिंग होगा तो फिर अब हमारी जो बेंडिंग इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उस इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। उस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले कुछ एज्यूम्शंस चाहिए,
ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एज्यूम्शंस लेंगे, यूनिट 3 में आप पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा क्या है बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन। इस बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, और कोई भी इक्वेशन जब भी ड्राइव करोगे तो कुछ एज्यूम्शंस लेकर ही चलना है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्टली नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहते तो वो हम पहले एज्यूम्शन ले लेते कि ठीक है ऐसी कंडीशन में इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। ओके, तो आप ये समझ गए हो कि बेंडिंग क्या होती है, प्योर बेंडिंग क्या है। हमारी यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो गया। अब बेंडिंग के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट है उसके कारण कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कोई बीम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब जाननी है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको क्या करना होगा, एक बीम बनानी होगी और बीम पे लोड अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, उस चीज़ से हम एक डेरिवेशन, एक रिलेशन उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और वो इक्वेशन जो बनकर आएगी वो आपकी होगी बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो प्योर बेंडिंग की बात हमने जो की है, आप एज्यूम्शन ऑफ थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे इस इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की 3rd यूनिट जो है, इसमें ये एज्यूम्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट में, ठीक है। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, एज्यूम्शंस क्या है, फिर हम बीम का जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, बस उसके एज्यूम्शंस याद तो कर लेते हो तुम लोग, समझते नहीं हो केवल, ठीक है। तो उनको कैसे आपको समझना भी है एज्यूम्शंस, क्योंकि वो सारी चीज़ अच्छे से बताते हैं कि मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में एज्यूम्शन बताते हैं। तो रटा ना करो, एज्यूम्शन किसी भी थ्योरी के हों उनको हमेशा समझा करो। यहाँ पर देखते हैं कि एज्यूम्शन फॉर द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो सबसे पहले है, एज्यूम्शंस मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग आर एज फॉलोइंग। यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, उनमें से आप एग्जाम में 5-6 लिख सकते हो, ठीक है। अगर जैसे 1-2 भूल गए कोई बात नहीं, तो 5-6 तो लिखने मिनिमम कोशिश कीजिएगा सब याद रहें और समझ में आ जाए आपके। पहला देखिए सिंपल सा है कि अगर हम कोई काम शुरू करेंगे तो हम कुछ मान लेंगे कि ठीक है कि हमारे कौन से यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें इस पर रहेंगी। तो मटेरियल ऑफ बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस, सेम काइंड थ्रू आउट एंड आइसोट्रॉपिक, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द ऑल डायरेक्शन। मतलब ये हुआ, पहला आपको ध्यान रखना है, पहला एज्यूम्शन क्या है कि जो भी मटेरियल आप लेंगे बीम को, और जब हम प्योर बेंडिंग में बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि पता चले आपने पूरा खिचड़ी पका दी। मटेरियल जो भी है वो क्या होना चाहिए, परफेक्टली होमोजीनियस मिक्स करके उसको रखना चाहिए, ठीक है। प्योर बिल्कुल होमोजीनियस होना चाहिए, ये समझ जाइए, ठीक है। सेम काइंड थ्रू आउट, ये नहीं कि एक डायरेक्शन में मटेरियल कुछ अलग प्रॉपर्टी दे रहा, दूसरे डायरेक्शन में कुछ अलग दे रहा, ऐसा नहीं। आइसोट्रॉपिक होना चाहिए कि जितनी भी डायरेक्शन अगर बीम की होंगी, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं जाऊं, यहाँ पे बीम में देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं आपसे, ये एक्सिस ले लीजिए और ये वाई एक्स वाई जेड, तो अब देखिए इस बीम में किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में, तो प्रॉपर्टीज उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी डायरेक्शन में सेम रहनी चाहिए। ये मटेरियल की भी हम बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब प्योर बेंडिंग की बात होगी, वो इक्वेशन ड्राइव करो तो हम एक चीज़ एज्यूम लेकर करेंगे, एज्यूम लेकर चलते हैं कि जो मटेरियल होगा वो परफेक्टली होमोजीनियस होगा और क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, ठीक है। मटेरियल इज स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। दूसरा वाला याद रखिएगा कि मटेरियल जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाएं, सिग्मा और इस साइड स्ट्रेन, तो कुछ आपने देखा होगा कि ऐसे जाके और इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक हमारा यील्ड पॉइंट जब मिलता है उस तक, यहाँ तक हमारा इलास्टिक में रहेगा, हुक्स लॉ फॉलो करेगा। तो ये जो इक्वेशन है केवल यहीं तक फॉलो करती है, इसके आगे ये इक्वेशन फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। ये एज्यूम्शन लेकर चलना है। अब बात आ रही होगी कि ये सर क्या है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का डायग्राम है, सिंपल सा, ओके। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स में ये डायग्राम तो बनाना सीखे हो, जानते हो, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ होता है, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मटेरियल, तीसरा पॉइंट है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। अब देखिए ध्यान से, यहीं से आप ये भी समझ सकते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो यंग्स मॉडुलस भी होता है, ई से डिनोट करते हैं इसको। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे डिनोट करते हैं, ई से, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है
वो टेंशन और कंप्रेशन में सेम होनी चाहिए। अब कहोगे टेंशन और कंप्रेशन एक ही जगह कहाँ से आ गए, तो हमें मालूम है कि जब बीम पे लोडिंग होगी तो ऊपर वाले पार्ट में हो सकता है कंप्रेशन हो या टेंशन हो, नीचे वाले पार्ट में टेंशन या कंप्रेशन हो, तो दोनों जगह पे ये नहीं कि पता चले उधर ऊपर कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज हो गई और आपकी जो यंग्स इसकी टेंशन में कोई दूसरी वैल्यू आ गया, ऐसा नहीं। सारे पूरे उसमें क्या होना चाहिए, टेंशन और कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी ये आपके जो और बचे हुए एज्यूम्शंस हैं, जब हम डेरिवेशन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि जो एज्यूम्शन फॉर थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के लिए हैं, इनके बारे में और डिस्कस करेंगे उस समय जब इक्वेशन ड्राइव कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।